अच्छे अल्फाजों से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाए तो ये भी सदका है। देखिए, पहली बात तो ये कि क्रिप्टो करेंसी बैन तो हो नहीं सकती। ये तो पता नहीं इन्होंने कैसे सोच लिया है। 23 की शाम या रात से 2-3 दिन के लिए फिर एक्सपेल है। FA लेवल 1 और FA लेवल 2 UAE में है। बाकी इनकी जो बाकी कोर्सेज हैं वो इंग्लैंड में होते हैं या जर्मनी में होते हैं। मिस्टर एक्सक्यूज मी आप भी, आपकी जो बिल्ली है वो बहुत प्यारी है, मैंने देख ली है। मेरे ख्याल से पेरेंट्स का भी रोल है, उन्हें भी मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। आज तलहा की तबीयत कुछ ख़राब है, वो आज नहीं आए, तो लिहाजा ज़िम्मेदारी आज सिर्फ मुझ अकेली पर है। तो आज सुबह का आगाज़ जनाब हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफ़ी फ़्रेश फील कर रही हूँ और कोट ऑफ द डे से हम आगाज़ करेंगे। और कोट ऑफ द डे बहुत ही खूबसूरत है आज। कहते हैं कि अच्छे अल्फाजों से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाए तो ये भी सदका है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को तोहफ़ा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी और कीना दूर होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको लोगों में खुशियाँ बांटने और उनके गमों को दूर करने वाला बना दे। आप खुद भी सोचिएगा, समटाइम हम बहुत कोशिश करते हैं किसी चीज़ को पाने की, और वो चीज़ जब हमें मिल जाती है तो कुछ ही देर के बाद बस वो खुशी जो है वो कुछ कम होने लगती है, बस हम सेटिस्फाई फील करते हैं। लेकिन अगर आप किसी और के लिए कुछ करें और उसको खुशी दें, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो उस खुशी से कहीं ज़्यादा होती है जो कि आपको कुछ पा लेने के बाद मिलती है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप किसी के लिए कुछ करें, किसी को तोहफा दें, किसी के चेहरे पर अगर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, और ये सदका भी है, सवाब भी होगा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। 9 मई को कौम की तौहीन करने वाले तमाम जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और ऐसे वाक़यात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, पंजाब में 9 मई के जिम्मेदारों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पंजाब में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ हादसात में 9 जानें चली गईं। लाहौर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, आज भी प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क, फ्रॉड और हवाई करेंसी है, इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने डिजिटल करेंसी पर पाबंदी लगा दी। फैसले के असरात क्या होंगे, क्रिप्टो एक्सपर्ट वकार ज़का आज प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। और मौजूदा समंदर में जगह बनाओ या खुद समंदर बन जाओ, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की बेहतरीन मिसाल वसीम हसन शेख उर्फ मिस्टर एक्सक्यूज मी आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगे। अच्छा, ये बड़ी मज़े की खबर है। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, रेड ओशन स्ट्रेटेजी भी होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे जनाब वसीम हसन शेख साहब से उर्फ मिस्टर एक्सक्यूज मी। नाम भी बड़ा इन्होंने दिलचस्प रखा हुआ है अपना, मिस्टर एक्सक्यूज मी। एनी हाउ, सोशल मीडिया ट्विटर पर क्या चल रहा था वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब एशिया कप टॉप ट्रेंड में शामिल है। एशिया कप के निकात से मुतालिक फैसला रवां हफ्ते मुतवक्के है। PCB ने दुबई को तरजीही वेन्यू करार दे दिया। नए फार्मूले के तहत इब्तदाई 4 मैचेस पाकिस्तान फाइनल समेत बकिया मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेले जाएंगे। और इस टॉप ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं और हम बार बार इस पर अपने प्रोग्राम में बात करते रहे कि यकीनन पाकिस्तान को असूली मौक़िफ़ अपनाना चाहिए और रसूली मौक़िफ़ को ज़हन में रखते हुए फ़ैसला करना चाहिए। जो नुकसान होता है हो जाए, लेकिन इज़्ज़त इंसान की तभी बनती है जब इंसान अपने असूली मौक़िफ़ पर डट जाता है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नजम सेठी भी ट्रेंड में शामिल है। पाक भारत टेस्ट सीरीज़ के लिए न्यूट्रल वेन्यू इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रद्द कर दिया है। इंडिया जो है उसकी इजारादारी नज़र आ रही है, धड़ल्ले से कहते हैं जी हम नहीं करते, हम नहीं खेलेंगे यहाँ पर। PCB चेयरमैन की तजवीज़ को अक्सर मुस्तरद करने पर नजम सेठी ट्रेंड में शामिल है, जबकि सारिफीन की जानिब से अब तक इस पर हज़ारों ट्वीट्स जो हैं वो किए जा चुके हैं। नजम सेठी के हवाले से ये ट्रेंड
चलता रहा है, इस पर भी हम लाजमी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। कोशिश करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट हमें कोई मिले जो कि हमें बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है या आवाम जो राय दे रहे हैं उन पर वो क्या कहते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है, होना क्या चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी 9 मई के तारीख दिन के, और कौम की तौहीन करने वाले तमाम जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भरपूर अज़्म का इजहार कर दिया है। आर्मी चीफ ने सियालकोट गैरिजन के दौरे के मौके पर शहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया है। शहदा हमारे माथे का झूमर है और इसमें कोई शक ही नहीं है। हम लोग अगर आज अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे ये जवान हैं जो बॉर्डर्स पर मौजूद होते हैं, जो वहाँ पर ड्यूटीज़ देते हैं और हम आराम से सोते हैं। और शहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको इंसाफ किया जाएगा और उनको कटहरे में लेकर आया जाएगा, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, सज़ा दी जाएगी कि आखिर ये जुर्रत उन्होंने की कैसे। और इसी अज़्म का इजहार किया है आसिम मुनीर साहब ने। और उन्होंने जब ये तकरीब से खिताब किया तो उनकी जानिब से कहा गया है कि छोड़ा नहीं जाएगा। वो कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोने चाहिए। वो लोग जो कि सड़कों पर मौजूद थे और उन्होंने इस हद तक चले गए कि जो शहदा हैं उनकी यादगारों को भी नहीं छोड़ा और उनकी बेहुरमती की इजाज़त तो हरगिज़ नहीं दी जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं उनके अहले खाना को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, जिन्होंने इस वतन की खातिर अपनी जान गंवाई, शहादत का रुतबा पाया। जब इस तरीके से बेहुरमती होगी उनकी यादगारों की तो उनके अहले खाना कितने परेशान होंगे, कितना उनका दिल दुखा होगा। तो बिल्कुल इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और यही अज़्म का इजहार आर्मी चीफ ने किया और कहा है कि इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बल्कि अवाम से भी अपील की गई है कि जिसकी नज़र में ऐसा कोई शख्स है या वीडियोज़ उनके पास मौजूद है निशानदही कर सकते हैं। हुकूमत की इंतजामिया की इस मामले में मदद करें ताकि इस तरह के लोगों को पकड़ने में मदद मिल सके। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात हो जाए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी की रोकथाम के लिए इंटरनेट पर क्रिप्टो करेंसी सर्विस को बंद करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद एक खलबली सी मच गई है। जितने भी ट्रेडर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हैं वो एकदम उनके कान खड़े हो गए हैं, वो अलर्ट हो गए हैं कि क्या होने जा रहा है, इसको बैन किया जा रहा है, आया ये बैन हो सकती है नहीं हो सकती है, या जो भी उनका स्टेक है या उनकी इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा। ये सारे सवालात उन लोगों के जहनों में है। तो खैर आया इसके पीछे क्या हकीकत है, आखिर इसको बैन क्यों किया जा रहा है। और क्योंकि FATF के हवाले से भी कुछ कहा जा रहा है कि उनकी भी कुछ शर्त है कि इसको नहीं होना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में हुकाम ने बताया कि स्टेट बैंक और वजारत IT ने क्रिप्टो करेंसी बंद करने पर काम शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक हुकाम का कहना था क्रिप्टो करेंसी मार्केट $2.8 ट्रिलियन से कम होकर $1.2 ट्रिलियन रह गई है। क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क है जो सिर्फ हवाई करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड है, पाकिस्तान में कभी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और दूसरी जानिब स्टेट बैंक हुकाम ने खबरदार किया कि क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट पर FIA कार्रवाई करेगी। हुकूमत के इस फैसले के असरात क्या होंगे, इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट हैं मीडिया लाइव। क्रिप्टो फ्यूचरिंग की वजह से उनको जाना जाता है, वो टपाटप जो बताते हैं ना कि पैसे कैसे बनाने हैं, तो उनको इस हवाले से लोग काफ़ी पसंद करते हैं, कि ह्यूज फैन फॉलोइंग भी है। तो क्रिप्टो में दिलचस्पी रखने वाले जितने लोग हैं वो इनको लाजमी तौर पर सुनते हैं। अभी मियामी में मौजूद हैं, क्रिप्टो 2023 के हवाले से कॉन्फ्रेंस है जिसको अटेंड करने के लिए वो गए भी हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में जब इस केस को इससे पहले सुना गया था तभी वो अकेले थे, उनका लॉयर भी नहीं था, उन्होंने खुद अपना ये मुकदमा जाके लड़ा था। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों को क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने के तरीके भी सिखाते हैं। तो वन एंड ओनली वकार ज़का इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये आयशा गौस साहिबा ने भी कहा है कि FATF ने कहा है कि जनाब ये नहीं चल सकती और इसको बैन करने पर काम शुरू हो गया है। जो वजूहात पेश की जा रही हैं किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो माजरत है कि इस वक्त जो है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बिटकॉइन की एक कॉन्फ्रेंस है मियामी में और उसके लिए मुझे निकलना है। तो अगर वीडियो क्लियर ना आ रही हो तो उसके लिए पहली माजरत है। पहली चीज तो ये है कि देखें बिटकॉइन के हवाले से ये देख लेते हैं कि आपके ही प्रोग्राम में 2-3 साल पहले जो बात की उससे दूसरे मुल्कों ने कितना पैसा बनाया। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसने 60 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में टैक्स की मद में रिसीव किए हैं, जो कोई भी गूगल करके पता कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी के लोग जो काम कर रहे हैं। फिर भूटान में
इस वक्त 13,500 बिटकॉइन उन्होंने जमा कर लिए उसी आइडिया से जो केपीके के इलाके में जाकर हम लोगों ने दिया था कि हाइड्रो पावर के थ्रू बिटकॉइन माइनिंग मशीनें लगा ले। तो मुझे ये बात जरा सी प्रॉब्लम कर रही है कि जो हुकूमत है उनके जो भी लोग हैं वो जरा लाइव एक प्रोग्राम में आ जाए। मैं उनको दावत देता हूं आपके शो पे आ जाए, यहाँ आ जाए, ताकि पूछ सके कि उनके पास ऐसा वैलिड रीजन क्या है। या तो फिर पाकिस्तान में ये है कि यहाँ जो माफियाज है वो ये चाहते हैं कि भाई हर चीज को बैन करवाएं ताकि उसकी ब्लैक मार्केट ग्रो हो, तो वो लोग तो पैसा बनाए, लेकिन हुकूमत के पास पैसा ना है। जैसे पाकिस्तान में हुक्का बैन है, चले जी ठीक है बैन है, लेकिन हर जगह चल रहा है और पैसा किसके पास जा रहा है? इधर उधर बत्ताखोरी में जा रहा है। तो क्रिप्टो के अंदर भी यही चक्कर है कि क्रिप्टो करेंसी इस वक्त 26 मिलियन यूएस डॉलर की क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तानियों के पास पड़ी है। तो ये लोग ये चाहते हैं वो दुबई में जाके कैश आउट कर लें, ये लोग ये चाहते हैं कि उससे टैक्स ना लिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो इसमें बुराई है वो आके कोई बताता क्यों नहीं है? ये कहते हैं एफएटीएफ इन्हें रोक रहा है। मैं कहता हूं कोई हुकूमत को मिसगाइड कर रहा है, कोई माफिया है जो हुकूमत को गलत डेटा प्रोवाइड कर रहा है। एफएटीएफ तो कहता है रेगुलेट करो। भाई दुबई इस वक्त जो है वो ग्रे एरिया में है, वो ग्रे एरिया में होने के बावजूद क्रिप्टो का हब बन चुका है। सबको कह रहे हैं यहाँ तो अभी जब ये स्टेप ले रहे हैं, यहाँ तक बोल रहे हैं कि एफआई कार्रवाई करेगा जो इन्वेस्ट करेगा, तो इससे नुकसान अब क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये कि क्रिप्टो करेंसी बैन तो हो नहीं सकती। ये तो पता नहीं इन्होंने कैसे सोच लिया है। चाइना नहीं बैन कर सका, इंडिया बैन नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, तो पाकिस्तान के पास ऐसी क्या खास टेक्नोलॉजी है जिससे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को ये बैन कर देंगे? क्रिप्टो में ये अब ये जरूर होगा कि लोग छुप छुप के और काम करेंगे। पाकिस्तान में तो होता ही है, जिस चीज से रोको वो और होती है और उसकी जो ब्लैक मार्केट है वो और ग्रो होने लग जाती है। तो देखें इसमें सबसे अहम चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान 1 बिलियन यूएस डॉलर अभी कमा सकता है। अभी ये आइडिया मेरे से हुकूमत ले ले। बाइनेंस के नाम से एक्सचेंज 2018 से काम कर रहा है। अब इस एक्सचेंज को अगर नोटिस भेजा जाए, मैंने आईटी मिनिस्टर को बोल दिया, मैंने आयशा गौस साहिबा को भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि काइंडली देखें अभी पाकिस्तान को पैसा चाहिए। एक नोटिस भेजना है कि आप हमारे मुल्क में 2018 से काम कर रहे हो, अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो तो 3 साल तक जो पैसा पाकिस्तान से कमाया है उसका अंदर आप 1 बिलियन यूएस डॉलर अभी जमा कराओ। अब सुन के लोग कहते हैं अरे 1 बिलियन यूएस डॉलर कहां से देंगे? दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट जर्नल इसके बारे में कहता है कि 76 बिलियन पर डे ट्रेडिंग वॉल्यूम था उसका 2021 में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखें दुनिया के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी तरफ ध्यान दें। ब्लैक रॉक के सीईओ हैं लैरी फेन, उनको आप देखें वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया बिटकॉइन की तरफ जा रही है क्योंकि दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है। उस वक्त 2008 में जब रिसेशन आया था तो गोल्ड की तरफ गए थे, अभी देखें गोल्ड की कीमत ऊपर जा रही है। इसी तरह बिटकॉइन ने भी 3-4 महीने बाद ऊपर जाना है। आपने अभी बताया कि आपने डॉक्टर आयशा गौस को मैसेज किया, कि आपको रिप्लाई आया उनका? नहीं, मेरा क्योंकि नंबर सेव नहीं होगा, रिप्लाई नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखें इस वक्त मुल्क जिस तरफ से गुजर रहे हैं, जो क्राइसिस है, मेरी रिक्वेस्ट है इस वक्त अमेरिका भी उन्हीं क्राइसिस से गुजर रहा है। अमेरिका में भी देखें डेथ सीलिंग आ गई है। उनके पास जेनेट जेलन जो उनकी सेक्रेटरी वजीर खजाना है, वो ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, 1 जून के बाद नहीं है। तो पूरी दुनिया में जो क्राइसिस आ रहे हैं, सारी दुनिया गोल्ड और बिटकॉइन और सिल्वर की तरफ जा रही है। तो बिटकॉइन को बैन अगर करेंगे तो मैं आयशा गौस साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मुझसे एक दफा बात कर लें। अभी आपने कहा हमें पैसे की जरूरत है। अगर ये इतने फवायद हैं इस चीज के और रेगुलेट अगर करने से ये फायदा पहुंचेगा, तो आपने क्यों इनसे प्रॉपरली बैठ के बात नहीं की? एक वक्त आप कहते थे हम पूरे कर्जे उतार सकते हैं पाकिस्तान के अगर हम इस करेंसी पर प्रॉपरली काम करें। तो क्या आपने आइडिया शेयर नहीं किया? ये बातें इनको समझाई नहीं? आपको मौका नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल मिला है। फवाद चौधरी साहब को मैंने बहुत बताया था और इतनी दफा बताने के बाद हुआ यह था कि उन्होंने करते थोड़े दिन बाद मेरी एफआईआर कटवा दी और एफआईआर में लिखा था वकार जगह क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करता है इसलिए आपकी एफआईआर कटती है। तो इमरान खान की हुकूमत में तो डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगाने वाले जो है डिजिटल करेंसी के पीछे पड़े हुए थे। भाई इस इंडस्ट्री से अगर आप इसे बैन करेंगे, मेटावर्स की इंडस्ट्री गई, एनएफटी की इंडस्ट्री गई और इसकी नौकरियां भी चली जाएंगी। देखें ट्रेडिंग सिर्फ नहीं बंद कर रहे, दुनिया में जो नौकरियां हैं वो सारी की सारी बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की जो वेबसाइट बननी है, जो मुख्तलिफ कॉइन्स आते हैं, जो मुख्तलिफ इसकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनते हैं, उनकी सर्विसेज जो पाकिस्तानी इंजीनियर प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन, वो इंडिया और बांग्लादेश की तरफ जाएंगी। तो आप नौकरियां भी तो खत्म कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, अगर ये इलीगल है, टीएफ कहता है कि रेगुलेट करें, और अगर आप इसको ठीक ही नहीं समझते तो बाइनेंस के इवेंट्स फिर हमारे मुल्क में किस तरह से हो रहे थे कि बकायदा प्रॉपर आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये क्या चक्कर है कि इधर बैन होता है, उधर वो इवेंट भी करवा रहे हैं। हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पैसा भी वहां बेचारे लगा के बैठे हुए हैं। कल को अगर वो उसको बंद करते तो बंद तो खैर नहीं होगा, चलता रहेगा, किसी के पैसे कहीं भी नहीं जाने वाले। लेकिन मसला ये पड़ेगा कि भाई वो जो पैसा कमाएंगे उसको वो कैश आउट का करेंगे, सारे लोग दुबई चले जाएंगे। तो अब ये मुझे देखें, इसमें एक ही चीज है, या तो कोई माफिया ये चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी जो यूएसडीटी बिक रहा है मार्केट में उसके रेट को गिराया जाए, एक ऐसी अफवाह छोड़ी जाए कि जी हम बैन करने वाले, हम बैन कर देंगे।
और बैन करने के आवाज से जैसी मार्केट नीचे आए यूएसडीटी की, तो उसी जैसे डॉलर की मार्केट होती है ना, इसी तरह क्रिप्टो में इसकी भी मार्केट है, उसको गिराएं और बाद में पैसे ले लें। मैं फिर आपसे क्लियर कर दूं, FATF कहता है इसको रेगुलेट करें। अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो भाई इसकी तो ब्लैक मार्केट बन जाएगी। FATF ये कहता है कि इसको रेगुलेट करें, तो फिर क्या वजह है कि हुकूमत इस बात को मानने को तैयार नहीं है, या फिर वो इसको लीगलाइज नहीं करना चाहते? उसकी वजह क्या है? उनको क्या इससे फायदा है? देखें, इनका मेरे ख्याल से होमवर्क नहीं है। कोई जाके इनको कहता है भाई देखिए इससे डॉलर की फ्लाइट हो रही है, इससे डॉलर जो है ना ऊपर जा रहा है। भाई डॉलर कैसे ऊपर जा रहा है? क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में ही पड़ी है। मेरा सवाल यह है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने अदालत में केस किया, बगैर वकील के जाके लड़ता रहा। मैं ऑनरेबल कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस वक्त क्रिप्टो अगर पाकिस्तान में चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ सिंध हाई कोर्ट की वजह से चल रही है। सिंध हाई कोर्ट अगर ऑर्डर नहीं करता 2020 में तो क्रिप्टो बैन ही रहती। तो उन्होंने मुझे सुना, मुझे लगता है पाकिस्तान में सिर्फ जो अदालतें हैं वो सही तरह सुन रही होती है, बात को सही तरह समझ रही होती है, बाकी सब अपनी किसी जल्दी में। आज पाकिस्तान में क्रिप्टो से जितने लोगों ने पैसा बनाया वो सिंध हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करें, वो ऑनरेबल जस्टिस करीम खान आगा का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इस केस में मुझे सुना और इसके अंदर एक फैसला आ गया कि अभी ये इलीगल नहीं है, इसके ऊपर आप काम करें। मेरी रिक्वेस्ट है आयशा गौस साहिबा से, मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्लीज हमें मौका दें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को अपना क्रिप्टो बोर्ड लॉन्च करना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना एक्सचेंज लॉन्च करे और जो भी इसमें ट्रेडिंग करेगा उसके पैसे पाकिस्तानी हुकूमत को मिलेंगे। अब आप मुझे बताएं इसके अंदर गलत आइडिया क्या है? आप ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, आप मतलब मशवरा ये दे रहे हैं कि क्रिप्टो बोर्ड लॉन्च किया जाए, इसको रेगुलेट किया जाए, वो तो ये बात मानने को तैयार नहीं है। तो फिर आप लोगों का आगे फिर क्या लाहेमल होगा? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मूवमेंट को भी तो चेयरमैन है ना आप, उसके क्या करेंगे आप? देखें जी, मैं तो धरनों पे बिलीव नहीं रखता, रोड पे लाने पे बिलीव नहीं करता। हम कानूनी और आईनी जंग लड़ेंगे। हमने हमेशा कोशिश की है कि जब भी कोई ऐसा, चाहे PUBG बैन हो रहा हो, चाहे कोई भी चीज हो रही हो, कोई भी ऐसी चीज हो, हमारी कोशिश ये होती है कि हम कानून और आईनी तरीके से लड़े। वकीलों को हमने ऑलरेडी अपॉइंट किया हुआ है कि वो जाएंगे अदालत में। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि क्रिप्टो के चाहने वाले हमारे बोलने पे या टेक्नोलॉजी मूवमेंट के रोडों पे आए, धरने दें। ये बिल्कुल बेकार बात है। कानून और आईन मौजूद है, तरीके से बात समझाएंगे। आयशा गौस साहिबा के पास कोई वैलिड पॉइंट होगा तो क्यों नहीं हम डिबेट करेंगे। हमें हेल्दी डिबेट की जरूरत है, हमें चीखो पुकार की जरूरत नहीं है, बदतमीजी की जरूरत नहीं है। तो वकार, आप पार्ट भी तो थे ना उस कमेटी का जो कि लीगलाइजिंग क्रिप्टो करेंसी के लिए थी, स्टेट बैंक, और उसमें SCCP भी मेंबर थे। क्या आप वहां डिबेट नहीं कर पाए, उनको नहीं समझा पाए? देखिए, असल में ये दुनिया में क्रिप्टो करेंसी जो है ना, उसमें जो सेंट्रल बैंक है वो तो हमेशा इसके अगेंस्ट ही होता है। डाकिया कभी नहीं चाहेगा ईमेल का बिजनेस हिट हो। यही वजह है कि स्टेट बैंक ने तो कभी मानना नहीं था। हमें तो पार्लियामेंट से और जो हुकूमत वक्त है, हम उससे कहते हैं कि भाई आप इसके ऊपर कानून साजी करें। मैं कहता हूं सिर्फ मुझे एक मौका दे दे। मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर $1 बिलियन एक साल में नहीं आया, आप लिखे इस बात को, अगर हमें अलाउ कर दें एक्सचेंज खोलना है, हमें अलाउ कर दें, हमारे हाइड्रो पावर की माइनिंग मशीन वाले आईडिया को कर लें, $1 बिलियन अगर मैं मुल्क में नहीं लेकर आया तो वकार ज़का अपना सोशल मीडिया बंद कर देगा। ये ड्रामेबाजी और पब्लिसिटी स्टंट है, अगर तो मैं बंद कर दूंगा। आज आप लिख लें, अब मौका तो दें, आप मौका ही नहीं देना चाह रहे। तो ये मौका फिर आपको कैसे मिलेगा? आपने फवाद साहब से बात की, आयशा साहिबा को मैसेज किया, फिलहाल कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी आप आई थिंक मियामी में मौजूद हैं, तो फिर किस तरह, कब, क्या करेंगे? जी, इस वक्त सारी दुनिया ऑनलाइन काम करती है और इसके अंदर जो है पाकिस्तान में असल में ये बड़ा होता है कि यार बंदा ऑन ग्राउंड मौजूद हो। ऑन ग्राउंड जितने लोग मौजूद हैं वो कोई काम ही नहीं कर पा रहे। सारी दुनिया ऑनलाइन करती है। देखिए, फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल आगे बात लेकर गए थे, हर चीज हुआ था, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, इमरान खान की तरफ से हमें ये पता चला था कि उनको जो है ये करेंसी हराम लगती है, जाली करेंसी लगती है। अब शायद उनका मौकफ चेंज हो गया हो, हम हैरान थे कि यार ये इनको हराम क्यों लगती है करेंसी। लेकिन मुझे लगता है PMLN जो है वो बिजनेस करने वाली एक पॉलिटिकल जमात है और अभी उनके पास मौका है। अगर आज क्रिप्टो को कर देंगे, सारी यूथ इनके साथ खड़ी हो जाएगी। जो भी मिसगाइड कर रहे हैं आपको, काइंडली, अच्छा अगर तो ये किसी माफिया के लिए आपने किया कि USDT का रेट गिरा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बैन वाकई करने जा रहे हैं तो आप इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तानियों को महरूम कैसे कर सकते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार वही बात कह रहा हूं कि देखिए, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूं, मुझे इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा मौका है कि पाकिस्तान अपने पास बिलियंस ऑफ डॉलर ला सकता है। तो मैं, आप आयशा गौस साहिबा को आपको भी रिप्लाई नहीं देने क्या? अभी हमने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, हमने पहले आपसे बात की है क्योंकि ये तो ऑर्डर्स आ गए हैं और बोला है कि भाई अब कार्रवाई होगी, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा। मुझे ये बताइएगा वकार, बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी में, वो परेशान है कि अगर ये बैन हो जाती है, से सपोज हो गई, तो उनकी इन्वेस्टमेंट का वो क्या करेंगे? वो महफूज भी है या नहीं महफूज? उन्हें क्या करना है? पहली बात तो ये कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज पे अपना पैसा नहीं रखना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज कभी भी भाग सकता है। बाइनेंस इस वक्त दुनिया भर में, अमेरिका में, बाकी जगहों पे उसका बहुत
खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी बहुत सारे और एक्सचेंज है, बिटगेट है, कूकॉइन है, ओकेज है, ये कहीं ना कहीं दुनिया में लिस्टेड है। बाइनेंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो दुनिया में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी क्रिप्टो करेंसी आपने वॉलेट में रखनी है, आपने एक्सचेंज पे नहीं रखनी, कोई एक्सचेंज ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर आप वॉलेट में रखते हैं कोई मसला नहीं है, दुनिया भर में आप जाकर कहीं भी इसको कैश आउट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त 1 जून से बिटकॉइन का बड़ा बूम आने वाला है, क्योंकि जून 1 से हांगकांग जो है वो इसको प्रॉपरली लाइसेंस दे रहा है, सारे लोगों को वेलकम कर रहा है। बहुत सारे एक्सचेंजेस जो अमेरिका से मूव करना चाहते हैं टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से, वो सारे हांगकांग और दुबई की तरफ आ रहे हैं। तो 1 जून से बहुत बड़ा बूम आ रहा है, और उसी बूम के टाइम अगर आप क्रिप्टो को बैन करेंगे तो पाकिस्तानियों को फिर आप महरूम कर देंगे बहुत बड़े प्रॉफिट से। सही, चले वकार, देखते हैं फिर क्या सूरत हाल बनती है। जिस तरह के अभी आपने कहा है कि भाई ये बैन तो नहीं हो सकती, तो पाकिस्तानी बड़े तेज हैं, वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे अपनी इस इन्वेस्टमेंट को महफूज। आपको अंदाजा तो है वीपीएन का कितना जबरदस्त इस्तेमाल पाकिस्तानी करते हैं हमेशा से, तो एक्सपर्ट है वो तो उसमें। बिल्कुल। चले वकार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाजरीन, ये है कि इसमें वकार तो ये बोल रहे हैं कि पैसा बहुत सारा वो पाकिस्तान लेकर आ सकते हैं, उनको एक मौका दिया जाए, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अदालतें बात सुनती हैं, और ये भी सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ही जितने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर्स मौजूद थे उनको अब तक जो फायदा मिला है इस वजह से मिल चुका है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आयशा साहबा को मैसेज किया, कोई जवाब अभी नहीं आया है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मौसम की बात करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। कराची का मौसम कदरे बेहतर है, मतलब इसको ठंडा मौसम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि गर्मी उस शिद्दत की फ़िलहाल नहीं है, और हवाएं भी चल रही हैं, समंदरी हवाएं बहाल हैं। और ओवरऑल अगर बात की जाए मौसम की, तो तूफ़ानी बारिशों के जो असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं। पंजाब में तूफ़ानी हवाओं और बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जान से चले गए हैं, 14 के करीब ज़ख्मी हैं। क्या सिचुएशन है? सवाल ये है कि बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्योंकि बारिशें जो भी जहमत बन गई हैं कि 9 अफराद जान से चले गए हैं, कई ज़ख्मी हैं, फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, बिजली का निज़ाम ख़राब हो गया है, इसके अलावा छतें उड़ गई हैं लोगों की। इसी पर बात करने के लिए डीजी मेट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये बारिशों का सिलसिला पंजाब साइड पर कब तक जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। ये आज का दिन है, कल से इसकी शिद्दत में फिर कमी आ जाएगी। कल से पंजाब के जो बेशतर इलाकों में बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चली है, 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं, तो उससे ज़्यादा ये नुकसानात हुए हैं। तो आज का दिन है। इसी तरह से दोबारा से किसी किसी जगह पर आंधी तेज़ चलेगी और बारिश हल्की, कहीं पर दरमियानी, और कल से फिर इसमें कमी आ जाएगी। इसको ये मॉनसून तो अभी शुरू नहीं हुआ, तो आई थिंक से जुलाई में शुरू होता है, तो ये फिर ये स्पेल कौन सा है? ये वही वेस्टर्ली वेव है, जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है, वही दोबारा से इंटर हुआ है वेस्टर्ली वेव। लेकिन इसकी जाहिर है कि शिद्दत में थोड़ा इजाफा है, और चूँकि गर्मी आजकल आपको पता है ज़्यादा पड़ रही होती है मैदानी इलाकों में, तो वो एक तरह से इसको और सिस्टम को तो वो कर देती है, स्ट्रेंथन कर देती है। और डस्ट स्टॉर्म या स्फीयर डस्ट स्टॉर्म आता है, तो उसके नतीजे में तेज़ आंधी जो चली है, तो कल से इसमें कमी आ जाएगी। फिर 23 से ऑनवर्ड, 23 की शाम या रात से 2-3 दिन के लिए फिर एक स्पेल है, जो कि पंजाब के बेशतर इलाकों में शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, शुमाली और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और सिंध के भी बालाई सिंध के कुछ अजला जो हैं, सखर, लाड़काना और जैकोबाद साइड पे कोई हल्की बारिश और आंधी वांधी फिर यहाँ भी चलने का इम्कान है 23-24 को। तो वो 23 से लेकर 25 तक एटलीस्ट, या 26 तक कुछ इलाकों में 3 से 4 दिन का स्पेल फिर है। तो उसके नतीजे में भी इसी तरह से ख़ासकर शुमाली इलाका जहाँ जो पाकिस्तान के, वहाँ पर अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्की है, और इसी तरह से मैदानी इलाकों में तेज़ आंधी दोबारा से चल सकती है। तो सरदार साहब, इन बारिशों से या फिर ये आंधी से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, तो आप ये बता रहे हैं कि आज शाम तक ये सिलसिला रुक जाएगा, उसके बाद 23 को इसी मतलब शिद्दत का वो तूफान होगा या फिर हल्का होगा? देखें, 23 को तो खैर इंटर होगी वेव, दोबारा से इम्कान है कि वेस्टर्ली वेव एक और उसका एक और नया समझ लें वो फेज़ वो इंटर होगा 23 की शाम या रात से। तो 24 और 25 को 2 दिन जो होंगे, और कुछ इलाकों में 3 दिन, 2 से 3 दिन ये चलेगा। तो किसी इलाकों में, खासकर जहाँ मैदानी इलाकों में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, बेसिकली वहाँ ज़्यादा एक तरह से हीट जमा होकर एक तरह से वो पोटेंशियल एरिया होता है इस तरह की तेज़ आंधी के लिए।
तो वो 2 से 3 दिन पंजाब के भी मैदानी इलाके और बालाई सिंध के इलाके भी, और इसी तरह से शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और केपी के जनूबी इलाके, मैदानी इलाके, इन सारे एरियाज़ में दोबारा से इस तरह का वेदर मुतवक्के होगा। अच्छा सरदार साहब, ये भी बताएगा कि कराची की अगर बात की जाए, आपने बताया कि लड़काना जैकबाबाद वाली साइड पे तो हल्की बारिश का इम्कान है, यहाँ पर समंदरी हवाएं बहाल है लेकिन हब्स फिर भी है, यहाँ पर मौसम में बेहतरी की तवक्को कब तक की जाए? देखिए, कराची का जो एवरेज दर्जा हरारत होता है ना मई का, वो तकरीबन 36 है, 35.8 है, तो उससे तो नीचे रह रहा है टेम्परेचर आजकल। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन चूंकि नमी का तनासब ज़्यादा होता है आजकल एवरेज, और मई के महीने में होता है इसी तरह से, मई और जून के वस्त तक एटलीस्ट ये कम बेश इसी तरह की सूरत हाल रहती है। वस्त जून के बाद फिर ज़्यादा तादाद में बादल आते हैं, तो निस्बतन ज़्यादा तेज़ समंदरी हवाएं जब चलती हैं तो फिर उसकी हब्स की जो कैफियत है या शिद्दत है उसमें कमी आती है। लेकिन तब तक ये एटलीस्ट 10 जून तक तो इसी तरह से रहेगा वेदर, मतलब समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा होता है ज़्यादा नमी की वजह से। तो ये इस बार जो हमने ये नोटिस किया कि कराची में गर्मी भी जल्दी नहीं आई, फिर अभी भी उस शिद्दत की नहीं है, इससे ज़्यादा होती है अगर हम पिछले कुछ सालों से मुकाबला करें। तो आपके ख्याल में क्लाइमेट चेंजेस के असरात हैं या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, किसी एक साल के इवेंट को ना हम क्लाइमेट चेंज से फौरी तौर पर लिंक साइंटिफिकली करना कोई इस तरह का प्रूडेंट वे नहीं है, नहीं कि क्लाइमेट चेंज से वो नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में ख़ासकर और बलूचिस्तान में, तो वो मई में इतनी तवातुर से वेस्टर्ली वेव नहीं आया करती, तो इस साल कुछ ज़्यादा हैं। तो अब ये तो असल में बाद में स्टडी की जाती है उसको फिर एक तरह से क्लाइमेट चेंज से एट्रीब्यूट करने के लिए या लिंक अप करने के लिए। लेकिन है अनयूजुअल ये कि मई में इतनी वेस्टर्ली वेव्स नहीं आया करती जितनी कि आ रही हैं इस वक्त तक मुल्क के वस्ती और बालाई। आखिरी सवाल मेरा आपसे सरदार साहब, एक्सपेक्ट आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कराची में फ़िलहाल तो सड़कें सारी खुदी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले एक आध महीने में ये सारा काम मुकम्मल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर मॉनसून स्टार्ट हो गया और बारिशें भी हुई और ये सिचुएशन हुई तो काफ़ी हालात ख़राब हो जाएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब तक मॉनसून स्टार्ट हो सकता है? देखिए, मॉनसून तो बाकायदा जुलाई में स्टार्ट होता है पाकिस्तान में, जून में वस्त जून के बाद प्री मॉनसून बारिशें मुतवक्के होती हैं, वो ख़ासकर मुल्क के भलाई वस्ती और बालाई इलाकों में ज़्यादा होती हैं। लेकिन कराची के लिए आपको पता है कि मई का महीना तो खैर अब गुजर जाएगा सुकून से, ऐसा कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सीज़न होता है कि अगर वैसे तो कोई बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन समंदर में अगर कुछ लो प्रेशर बन जाए, कोई डिप्रेशन बन जाए, और साइक्लोन का भी सीज़न होता है जून के वस्त तक एटलीस्ट, या जून के एंड तक रहता है चांस, तो इस तरह की सिचुएशन अगर डेवलप होती है तो फिर कुछ बारिश हो सकती है। अदरवाइज तो मानसून की बारिशें बाकायदा जुलाई से ही स्टार्ट होती हैं, जून के आखिरी हफ्ते से या फिर जुलाई से। ठीक है, सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन डिटेल मुझे समझा दी मौसम की सिचुएशन क्या रहने वाली है और ये असरात कब तक होंगे फिलहाल जो पंजाब साइड पर है। आगे बढ़ते हैं, अब एक और स्टार से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। अब खेलों की दुनिया से अगर हम फुटबॉल की बात करें तो जब भी वर्ल्ड कप आता है लियारी और मलीर की गलियों में इसके शिदाई हमें नजर आने लगते हैं, बल्कि अगर आप चले जाएं तो आपको महसूस होगा शायद आप वाकई कहीं बाहर आ गए हैं जहाँ पे एक पूरा माहौल बना हुआ है और इन्जॉय किया जाएगा। तो एक ऐसे यंगेस्ट फुटबॉलर स्टार से जिन्होंने 28 साल की उम्र में FA लेवल 2 का कोचिंग UEFA कोर्स मुकम्मल कर लिया है, पाकिस्तानी पहले खिलाड़ी बन गए सादुल्ला खान, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। और साद ने 40 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ भी हासिल किया है। तो ये बलूचिस्तान के नौजवान हैं जिनका बड़ा कारनामा है, यकीनी तौर पर रोनाल्डो मेसी के ये फ़ैन होंगे और इस वक्त में ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इंस्पिरेशन क्या थी, किस तरह उन्होंने इस खेल का आगाज़ किया और इतनी कामयाबी माशाल्लाह मिली है। साद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा, आप फैन हैं मेसी के, रोनाल्डो के? यकीनी तौर पर होंगे, मुझे ये लगता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग मी लाइव एंड ऑब्वियसली आपके जब आप एक डायरेक्शन पे चल पड़ते हैं, उस डायरेक्शन के लिए आपको एक मॉडल की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मेसी और रोनाल्डो ही दुनिया के सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं। तो इनमें से आपको एक मॉडल को लेना पड़ता है, फिर उसके साथ चलना पड़ता है कि डे बाय डे आपको अपना इम्प्रूवमेंट जो है वो इसी मॉडल को देखते हुए अपनी इम्प्रूवमेंट को लाना है।
तो मैं बिल्कुल मैं रोनाल्डो का फैन हूँ और वो मेरा अच्छा, मॉडल है। रोनाल्डो का। वैसे तो मेसी को बेताज बादशाह कहा जाता है, कुछ लोग मेसी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपको रोनाल्डो क्यों पसंद है, मेसी क्यों नहीं? असल में बिल्कुल दोनों ही दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि रोनाल्डो है तो मेसी नहीं है। दोनों दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं और मेरा जो मेंटेलिटी है वो मैचिंग कर रहा है रोनाल्डो के साथ। अच्छा। उनकी जो स्टाइल है, उनकी जो फुटबॉल इनकी जो एक फुटबॉल की जो एक स्टाइल है, इनकी जो हार्ड वर्किंग है, वो जिस तरह वो अपने फिजिकली जो अपनी शेप जो है उनकी जो या फुटबॉल स्टाइल है वो मेरी मेंटालिटी को सूट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम ठीक है। अच्छा, मैं जो देख रही हूँ अब जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसमें क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल के लवर्स मौजूद हैं और दीवानगी की हद तक जो बच्चे हैं वो खेलते हैं फुटबॉल को। बड़ा जबरदस्त ये गेम है। मुझे ये बताएगा कि अभी आप FA लेवल 2 UEFA का कोचिंग कोर्स आप मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी, इस कोर्स के हवाले से बताएगा ये किस तरह का कोर्स है, आपने कैसे किया, कितनी मुश्किलात थी, थोड़े से इस हवाले से गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल। FA लेवल 2 जो है ये बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर आपको पता है कि जितने भी इंटरनेशनल फुटबॉलर्स होते हैं वो सिर्फ फुटबॉल में इन्वॉल्व होते हैं। वो अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं करता स्पोर्ट्स के साथ, इसलिए वो 75 सालों में किसी ने इस कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया एज इंटरनेशनल फुटबॉलर। मैं वो वाहिद एज ए फर्स्ट पाकिस्तानी बन गया कि 75 सालों में मैं वाहिद इंटरनेशनल प्लेयर हूँ जो इस कोर्स में पार्टिसिपेट किया। ये बेसिकली FA लेवल 2 कोर्स जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्वालिफिकेशन है। ये आपको इंग्लिश फुटबॉल सिस्टम के बारे में आपको सिखाते हैं, जो इंग्लैंड DNA है उनकी जो कोर एलिमेंट्स हैं ये आप सीखते हैं। देन जो आपकी ओन फुटबॉलिंग फिलॉसफी है इसको आपको बिल्ड करने में आपकी बहुत मदद करता है। बेसिकली ये जो हमें इंग्लिश फुटबॉल नज़र आता है, जिस तरह वो डिस्प्ले हो रहा है, जितनी खूबसूरती से उन्होंने डिज़ाइन किया है, उसके पीछे यही बड़े बड़े कोचेज़ हैं। जितने भी बड़े नाम है दुनिया में कोचेज़ के, या आप जोज मरीनो है, क्लॉप है जो लिवरपूल का हेड कोच है, आपको जिडान है, उन्होंने भी यही कोचेज़ किए हैं जिस डायरेक्शन पे मैं चल पड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरा FA लेवल 1 और FA लेवल 2 कंप्लीट हो गए। आप पहले खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी जिन्होंने ये कोर्स मुकम्मल किया है, क्या ये कोर्स मुश्किल होता है, बाकी कोई कर नहीं पाया या लोग कोशिश करते हैं, ये ऑनलाइन होता है, किस तरह का कोर्स होता है? नहीं, ये आपको फिजिकली इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। बेसिकली ये यूरोप से होते हैं या आपको इंग्लैंड से करना पड़ता है या आपको UAE से, इनकी जो दूसरा ब्लॉक है, शाख है, वो UAE में। तो बेसिकली FA लेवल 1 और FA लेवल 2 UAE में है। बाकी उनकी जो बाकी कोर्सेज हैं वो इंग्लैंड में होते हैं या जर्मनी में होते हैं, यूरोप में होते हैं। बेसिकली असल में इसलिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। हमारे जो इंटरनेशनल फुटबॉलर है वो 11-12 साल वो नेशनल टीम हमारे लीगों में इन्वॉल्व होते हैं। वो क्वालिफिकेशन और एजुकेशन को वो तवज्जो देते ही नहीं है, क्योंकि आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यू मस्ट बी स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश आता होगा, आपके पास डिग्रीज होंगे, यू मस्ट बी हैव अ मास्टर डिग्री। सो दैट्स व्हाई हमारे जो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स थे वो फुटबॉल में इन्वॉल्व होते रहे, उनके पास लेकिन स्टडीज छोड़ देते हैं, तो इसलिए वो जा सकते। ठीक है, साथ अपनी क्वालिफिकेशन के हवाले से बताएगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब से खेल रहे हैं और अभी आगे प्लान्स क्या है? मैं तकरीबन मेरी जो क्वालिफिकेशन है मैंने मास्टर IR में किया है और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह MBA कंटिन्यूअस है। सेकंड सेमेस्टर अभी खत्म हो गई। मेरा स्पेशलाइजेशन जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से मैं पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ खेलता हूँ आ रहा हूँ। मैंने तकरीबन कोई 70 से ज्यादा पाकिस्तानी इंटरनेशनल मैचेस जो इंटरनेशनली मैंने पार्टिसिपेट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बायर लीग्स भी खेला हूँ। मालदीवियन लीग में भी वो फर्स्ट पाकिस्तानी था कि मैंने मालदीव में पार्टिसिपेट किया और मालदीवियन प्रीमियर लीग खेला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद मैंने एक डोर ओपन किया कि हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आप लोग उनके लिए एक डोर ओपन किया कि आप लोग भी बाहर लीग खेल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात मुझे ये बताएगा, जितनी इंपॉर्टेंस क्रिकेट को मिलती है, जो सरपरस्ती हुकूमती क्रिकेट को हासिल है, फुटबॉल को क्यों नहीं मिल पा रही उस तरीके से? हमारे यहाँ क्लब्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि आप इंटरनेशनली भी जाकर खेलते हैं, जितनी इंपॉर्टेंस वहां मिलती है पाकिस्तान में उसके मुकाबले में सिचुएशन कितनी वर्स्ट है? जी बिल्कुल, मुझे क्रिकेट से खुशी है कि जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को एक ब्रांड बनाया, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स है उनको भी ऐसी ब्रांड बनाए पाकिस्तान के अंदर। दुनिया का नंबर 1 गेम है फुटबॉल। आप दुनिया को देखें, दुनिया का नंबर 1 गेम है फुटबॉल, बट पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल
एक दुनिया का वर्स्ट लीग है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री के अंदर वो बहुत वीक है। वहाँ की फुटबॉलर जो एथलीट्स है उनको डेवलप करने में उनकी मदद नहीं करता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज ही नहीं है। तो मेरा जो सोच है, मेरा जो राय है, हमें जो फुटबॉल है पाकिस्तान के अंदर वो आपकी प्री फाउंडेशन से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक आपको हर ब्लॉक्स में, हर स्टेज पे आपको काम करना पड़ता है और फैसिलिटीज देने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता है। आपको स्टेडियम की नीड है, आपको इक्विपमेंट की नीड है, आपको अच्छे कोचिज की नीड है कि आपको सिखा सके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम गेम है। टीम गेम में आपको चले फाइनली आपने अपनी स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने खेल को भी प्रेफरेंस दी है और पढ़ भी रहे हैं आप। फुटबॉल लवर्स जो पढ़ाई छोड़ देते हैं उनको फाइनली आप मैसेज क्या देंगे? मेरा मैसेज ये है, जितनी भी यंग जनरेशन आ रहे हैं, मेरा मैसेज उनके लिए है कि जितने भी आप देख ले, जिसने भी फुटबॉल खेला है, जितनी भी हमारे लीजेंड्स है इस टाइम बेरोजगार है, उसकी सबसे वजह ये थी कि उनके पास एक स्किल थी। जब स्ट्रेंथ खत्म हो गई तो उस स्ट्रेंथ की वजह से जो है वो जब एक टाइम पीरियड गुजर जाता है तो वो लेजेंड जो है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो क्या करे। बिल्कुल, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। टाइम तक तो आप खेल सकते हैं, उसके बाद जाहिर है आपकी पढ़ाई होगी तो आप आगे कुछ और भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मजीद, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, इसी तरह पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते रहें। ब्रेक अब लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग, हमने मिस्टर एक्सक्यूज मी से भी मिलना है, तो राइट आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और आपने मास्टर कैंप में देख लिया होगा मेरे साथ जो ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के वैसे तो मोहताज नहीं है, बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। अगर आप पाकिस्तानी और ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने केबल टीवी पर इश्तिहारात देखें तो आप मिस्टर एक्सक्यूज़ मी को ज़रूर जानते होंगे। केबल पर चलने वाले इश्तिहारों से अपने करियर बनाने वाले वसीम हसन शेख साहब उर्फ मिस्टर एक्सक्यूज़ मी। आप भी तो जनाब ये एक्सक्यूज मी का सफ़र कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? और अब मुझे ये मिले ऑफ कैम अभी ना, तो मैंने इनको बोला कि एक्सक्यूज मी ज़रा मैं आ रही हूँ, फिर आपसे आके बात करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया क्योंकि उन्हें पता है कि अब लोग मुझे यही कहेंगे मिस्टर एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसके बाद आप, ये ज़रूरी है आप एक्चुअली पूरा एक जो मेरी लाइन है सिग्नेचर टू एक्सक्यूज मी आप भी, तो वो ये है कि लोगों को भी याद है। अब तो सबकी ये ख्वाहिश होती है मैं मिलूं या अगर कोई मैसेज रिकॉर्ड या बर्थडे विशेस वगैरह, तो उसमें वो कहते हैं ये आपकी जो टैग लाइन है वो ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए हैं और आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल था और आपने टाइम हमारे लिए निकाला है। मुझे ये बताएं, जब आप कभी बाहर निकलते हैं फैमिली के साथ, कभी ऐसा हुआ है कि आप जा रहे हो, पीछे से आवाज़ है एक्सक्यूज़ मी? ऐसा तो बार हुआ। अच्छा, बहुत ज़्यादा। फिर कैसा लगता है? अच्छा भी लगता है और मोस्टली लोग जो ना वो प्यार से करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ना बदतमीजी या हूट करे, लेकिन ज़्यादा लोग प्यार से कहते हैं और अच्छा लगता है जब लोग रोकते हैं। और इवन के जब मैं थाईलैंड गया था लेस का ऐड करने, तो वहाँ पे मुझे नहीं आइडिया था कि वहाँ पे भी पीछे से आवाज़ आएगी। तो हम ना नाना स्ट्रीट में खाने के लिए, क्योंकि वहाँ खाने की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे फूड ना, हलाल फूड का, तो खाने के लिए हम जब नाना स्ट्रीट गए तो ढूंढ रहे थे खाना, तो पीछे से आवाज़ आई एक्सक्यूज़ मी आप भी। मैंने टर्न किया तो वो एक लड़का था, उसका होटल था, तो उसने कहा सर मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपको देखता हूँ, मैं सरगोदा से हूँ पाकिस्तान से। तो उसने हैदर के नाम से ना वहाँ रेस्टोरेंट बनाया था, तो फिर हमें ले गया वहाँ पे। उसने कहा सर खाने का इशू नहीं है, मैं हलाल फूड है हमारा, तो आप आएँ। तो फिर मैं वहाँ पे स्टे था कोई 2-3 दिन ना, स्पेशल वहाँ जाते रहे हम खाना खाने। अच्छा। तो वो मेरे लिए था कि मुझे नहीं आइडिया था कि वहाँ पे भी पीछे से आवाज़ आ जाएगी। अच्छा, पीछे से आवाज़ आ जाएगी, ये बड़ा अच्छा लगता है स्पेशली स्टार्स के लिए। जिस करेक्टर से या जिस करेक्टर के नाम से वो जब हिट हो जाते हैं ना, तो फिर उनको वही आवाज़ें लगने लगती हैं। उनका अपना जो ओरिजिनल नाम होता है जो कि वसीम साहब का है, वो लोग भूल जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर आप इधर आ जाइए, एक सेल्फी चाहिए, इस तरह की आवाज़ें लगती रहती हैं फिर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो आप माशाल्लाह से तकरीबन 50-60 के करीब एड्स कर चुके हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, फिर आगे आप वेब सीरीज़ की तरफ भी जा रहे हैं। ये शुरुआत कैसे हुई थी? आम तौर पर ये होता है कि कुछ स्टार्स को मैंने देखा है, जब कोई काम नहीं मिलता या बेरोज़गार होते हैं तो वो सोचते हैं कि यार हमें शौक तो है, हम क्यों ना एक्टिंग ही कर लें।
हम इस तरफ आ जाए, आपने कैसे शुरू किया? एक्चुअली मेरे जो बड़े भाई थे, एक साहब उनकी 17 में डेथ हुई है, वो फिल्म डायरेक्टर थे। अच्छा। तो जो शान की लास्ट मूवी थी पंजाबी इश्क दी गली, वो हमारी मूवी थी। अच्छा। तो मैं उन्हें असिस्ट करता था। फिर उनसे जो छोटे भाई वो यूएसए में होते हैं, उन्होंने एड एजेंसी बनाई, तो मैं उन्हें असिस्ट करता था। बेसिकली मैं मेडिकल फील्ड से था। मॉर्निंग में मेडिकल फील्ड करता था, शाम में मेडिकल फील्ड में क्या क्या मैं फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल में था। पहले फार्मेसी में था, फिर फार्मास्यूटिकल में चला गया। तो मैं सेकंड टाइम ना, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी वैसे मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन यह है कि वो फार्मेसी का मुझे एक्सपीरियंस था, शौक अच्छा, था। ओके। तो उसके बाद फार्मास्यूटिकल ज्वाइन कर ली। तो मॉर्निंग में मैं फार्मास्यूटिकल में और शाम में मैं ना भाई को असिस्ट करता था। आसिफ साहब को भी, जो जिनकी डेथ होगी, फिल्म डायरेक्टर, और मुझसे बड़े परवेज साहब जो यूएसए में होते हैं, उन्होंने एड एजेंसी, उन्हें भी मैं जो ना वो असिस्ट करता। बस करते करते वो यूएसए निकल गए, तो मैं जो ना वो कंटिन्यू इसको करता रहा। इतने हिट हो गए कि वहाँ पे भी लोग उनसे पूछते होंगे कि वो मिस्टर एक्सक्यूज मी का नंबर अगर हो तो मिल जाएगा? नहीं, एग्जैक्ट ऐसा है, उनकी मेरे साथ बहुत रिजेम्बलेंस है। वो कहते हैं कई बार मैं सेल्फी दे देता हूँ। अच्छा। ऐसा होते हैं। कहते हैं मैं, उनकी गाड़ी खराब होगी तो कहते हैं मैं एक वर्कशॉप पे गया, गाड़ी ठीक है, मैंने पैसे कहा तो वो कहते हैं रहने दे सारा, आपके एड्स हैं हम देखते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा। अच्छा, ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? बड़े वो जबरदस्त आइडियाज हैं। एक तो आपने किटकैट टेल्कम पाउडर से शुरू किया, वहीं से मिस्टर एक्सक्यूज मी तो शुरू हो गया। उसके बाद ये कोई आइडिया आपको मतलब कोई हेल्प करता है या आपकी खुद ही अपनी सोच होती है? वीडियोस भी आप खुद ही बताते हैं कैसे बनेंगी, होता कैसे काम? कंटेंट बेसिकली मेरा होता है, उसके अलावा डायरेक्शन और एक्टिंग में करता हूँ। लेकिन डायरेक्शन में आसिफ साहब थे, फिर परवेज भाई, अब जो ना आगा साहब हमारे साथ फुल हेल्प करते हैं, जो प्रोडक्शन को देखते हैं। कंटेंट जो प्योरली वो मेरा ही होता है, और उसमें ये टोटली जो ना मोहम्मद का काम है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट आता है, मैं उसके आजू बाजू में सोचता हूँ, तो मुझे हमेशा से शौक रहा कि कुछ डिफरेंट करने का। अच्छा। तो देखिए मैंने अपने स्टाइल को डिफरेंट वे में किया, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, बात भी की। अच्छा, लेकिन क्रिटिसिज्म को किस तरह लेते हैं? समटाइम गुस्सा तो नहीं आ जाता कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, इतनी मेहनत एक वीडियो बनने में कितना जाहिर है टाइम भी लगता है, तो ये कैसे जनाब ये इन्होंने बोल दिया, कभी बुरा लगा? हाँ, होता है ऐसा। लेकिन ये है कि बहुत से लोगों से जो टेक्निकल भी, मैं उनसे रीज़न पूछता हूँ कि कोई ऐसी बात मुझे बताए कि मैं ना इसको बेहतर करूँ, लेकिन सब लोग कहते हो नहीं फॉरवर्ड मैसेज ही प्रमोट कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक है, हम क्या बताएं इसमें, तो मैं फिर खामोश हो जाता हूँ। अच्छा, खामोश हो जाते हैं। बेगम के हवाले से बताएं, ये मिस्टर एक्सक्यूज मी के साथ लड़कियां तो बहुत सारी होती हैं एड्स में, तो क्या उन्हीं में से किसी कोई एक को बेगम चुन लिया या फिर अरेंज मैरिज क्या हुआ क्या था? नहीं, मॉडल फील्ड से तो नहीं है वो, फैमिली से थी, अदर फैमिली से, तो बस वहीं पे। ये शोहरत शादी के बाद मिली है, शादी से पहले? शादी के बाद। अच्छा, शादी के बाद। चले जी, और आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं दो? जी माशाल्लाह, दो, एक बेटा एक बेटी है। तो बेगम को कैसा लगता है जब रास्ते में आवाज आती है एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी तो बुरा नहीं लगता, लेकिन ये जो मॉडल्स के साथ है ये तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। अच्छा। लेकिन उसकी मेहरबानी तो नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ना कि ये है तो काम फटे वाला, लेकिन उसकी मेहरबानी है, मोटिवेट करता हूँ, वो समझ आती है। अच्छा, समझ आती है, वरना नजर तो रखती होंगी मोबाइल पे? डेफिनेटली। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा घर में ना एतबार है, मैं ऑफिशियली रहता हूँ। मैं जब घर में होता हूँ तो बिल्कुल घरेलू, तो उनको इतना एतबार है कि मेरा सेल वो चेक नहीं करती, उन्हें पता है कि बंदा शरीफ आदमी। अच्छा, बंदा शरीफ आदमी, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, बड़ा ये आपकी मोटिवेशनल मतलब स्टोरी है, जाहिर है मेहनत है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त डिग्रीज तो उनके पास हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पास भी फेम आ जाए, वो भी पैसा कमाएं, पैसा बनाएं, और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो वैसा मिल गया है कि हर कोई ये कोशिश करता है कि हमें कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी मिले कि जिसको देख के फिर हम जनाब उसी तरह कोशिश करें और आगे बढ़ें। तो मैं चाहूँगी कि इसी बात पर मेरे साथ मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद है इस वक्त, उमैर जारिया वाला, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह जो वो लोग जो मायूस हो चुके हैं, डिग्रीज उनके पास हैं और वो चाहते हैं कुछ अलग से करें, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि शुरू कहाँ करना है और उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, उनको क्या मशवरा देंगे? उमैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएगा कि जब कोई मशहूर हो जाता है, तालियां तो बहुत बजती हैं, फेमस हो जाता है बंदा, लोग सेल्फी के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जब कोई स्ट्रगल कर रहा होता है तो लोग उस तरीके से हेल्प नहीं करते हैं, यहाँ कोशिश नहीं करते किसी के लिए सीढ़ी का किरदार अदा करने की। ऐसा क्यों है? और ये मायूसी वैसे भी कुफ्र है, क्या मशवरा देंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब आप कामयाब होते हैं तो दुनिया मजमुआ आपके साथ होता है, तालियां पीटते हैं, सब एंजॉय करते हैं, बिकॉज एवरीबडी लव्स दैट। हर किसी को कामयाबी पसंद है, कामयाब होने वाले लोग पसंद हैं, उस वक्त की जो खुशी होती है, उसमें जो कुछ हासिल होता है वो सबको पसंद है। लेकिन आप जानती हैं नाकाम लोग गमगीन होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, कुछ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उन लोगों से फिर मुलाकात करना, अपनी भी उम्मीद, अपनी भी मोटिवेशन कम हो जाती है लोगों की, तो लोग जनरली अवॉइड करते हैं। और आप भी जानती हैं कि आपको भी अगर कोई शख्स
जब आप उससे मिले, अगर हर मर्तबा उदास मिले, हर मर्तबा उसकी शिकायत वही हो, तो आपका दिल नहीं जाएगा उस शख्स से मिलने के लिए। लेकिन उस शख्स के लिए ज़ाहिर है ये बहुत तन्हा टाइम होता है, और उस वक्त उस शख्स को वाकई अपने दोस्त भी क्लियरली नजर आते हैं। और इस मुश्किल को मैं ऐसे फ्रेम करूंगा कि ये एक तरह से जो डाउन टाइम है उस शख्स के लिए, अब ये उसके ऊपर है कि वो चाहे तो जिंदगी भर तो नहीं, लेकिन बहुत अरसे तक, कुछ लोग शायद लाइफ लॉन्ग भी चला ही लेते हैं, लेकिन वो शख्स चाहे तो इससे आउट भी हासिल कर सकता है। लेकिन उमर, पता है कुछ लोगों के लिए टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जिनके लिए वक्त थोड़ा लंबा हो जाता है उनके अंदर मायूसी का फैक्टर लाजमी आता है। और मैं ये समझती हूँ कि इंसान को एटलीस्ट, ठीक है आप किसी एक के साथ तो अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, लेकिन जब आप जगह जगह बताना शुरू कर देते हैं तो फिर ना वो सिंपैथीज मिलती हैं और ना इंसान की बात की वो वर्थ रहती है। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल ये रवैया, अगर आप मुश्किल में है तो कोशिश करें कि हैंडफुल लोगों को, जो आपके करीब के लोग हैं, सिद्दीक़ैन जो, उनको बताएं जरूर, आपके घर वालों को बताओ। लेकिन अगर आप इसको अवामी कर देंगे तो आप जानते हैं कि आपने अपनी कहानी खुद दुनिया को सुना दी है, और दुनिया अब आपको उसी कहानी से जानेगी। और आपको पता है कि नाकाम कहानी होती है, स्ट्रगल कहानी होती है, तो फिर लोग उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं कि अच्छा इसकी तो नहीं हो पाती नौकरी, इसका तो नहीं लग पाता काम। सो आप पे भरपूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो शुक्र वाला एटीट्यूड लाएं। अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है और नवाजता है। और ऐसे मुझे बिल्कुल बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और उमर, मुझे ये पता लग गया कि आप कैट लवर हैं, आपकी जो बिल्ली है वो बहुत प्यारी है, मैंने देख ली है। कर मैं चाहूंगी कि आपसे, मैं वाइफ लवर हूं एंड माय वाइफ लवर वाज अ कैट लवर व्हेन वी गॉट मैरिड। ओह माय गॉड, देख ले जनाब, से मुझे भी पसंद आ गया जान। ऑन एयर उमर ने इंकशाफ कर दिया है। अच्छा ये अगर आप चाहें तो आप अपनी इस कैट का तारुफ करवा सकते हैं, इसका नाम भी होगा यकीनन। जी, इसका नाम वैलेंटिनो है और ये कराची से आई है। अच्छा, कराची से आई। 3 साल भी नहीं, बल्कि जितना हमारी शादी को 5 साल हो गए, तो ही इज टर्निंग 5 ये जहेज में आई है इसका मतलब है? नहीं, जहेज में नहीं, लेकिन कराची के दोस्तों की मेहनत से आई है, क्योंकि हमें खास इसी की तलाश थी। अच्छा, जबरदस्त। नहीं, ये मुझे अंदाजा है जो कैट लवर्स होते हैं ना, वो उनकी बिल्लियों को इजाजत होती है जहाँ चाहे जाएं, जहाँ चाहे बैठे, उन्हें कोई तंग नहीं करेगा। मैं इसका अंदाजा लगा सकती हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे कैट, पाक जानवर है ना, देखें घर में घूमते हैं, आपको ये मसला होता है ना कि खाने में या आप हाथ लगाएं वो आपको टच करे तो वो नापाकी, लेकिन बिल्ली पाक जानवर है। थोड़ा सा बालों वगैरह का चैलेंज होता है, वो आप मैनेज करना। अच्छा, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल ये पाक जानवर है, और मेरी नज़र में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तन्हाई का शिकार हैं, और उस तन्हाई में इस तरह के जानवर जो किरदार अदा करते हैं ना, वो नाकाबिले बयान है। बिल्कुल उनके बच्चों से भी बढ़ के होते हैं, तो वो उनको बड़ा प्यार करते हैं। तो अच्छा लगता है कि ये किस तरह, मतलब देखे ना कितना ये इमोशनल रिलेशनशिप फिर इनके साथ हो जाता है, किसी को सहारा देने वाली बात है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे खैर आपकी वैलेंटिनो से मिलके। लेकिन इस सारी सिचुएशन में मैं उमर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी उस मायूसी की जो कि इस महंगाई की वजह से अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं, और हुकूमती इदारे शुमारियात ब्यूरो खुद तस्दीक भी इस बात की कर रहा है कि महंगाई पिछले 1 साल में शदीद हो गई है। सवाल मेरा उमर से बिल्कुल वही है कि उम्मीद आखिर इन हालात में कैसे पैदा की जाए, पॉजिटिविटी कहाँ से लाई जाए। जाहिर इंसान बर्दाश्त तो कर रहा होता है, लेकिन जब बर्दाश्त वो लंबी हो जाए तो कहीं ना कहीं मायूसी अंदर आने लगती है। उमर, इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त ज़ाहिर वसीम भी मौजूद हैं। वसीम, हम लोग सब तालियां तो बजाते हैं कि क्या ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है या वो हार्ड टाइम जो कि सिर्फ आपने देखा होगा, लोगों को उसका नहीं पता, मैं चाहूँगी उसके बारे में बताइए। क्योंकि 31 दिसंबर 2021 में आपकी मदर की डेथ हो गई थी, इसके बाद 1 साल आपने काम नहीं किया, फिर आपने उसके बाद काम दोबारा शुरू किया। लोगों का रवैया क्या रहा उस दौरान आपके साथ? मैंने 2022 बहुत स्ट्रेस में गुजारा है, बड़ी परेशानी में, क्योंकि मेरी मदर के साथ बहुत ज़्यादा थी। मैंने अक्सर इंटरव्यूज़ में बताया कि ये जो इतना फेम सब कुछ है, ये अल्लाह पाक के करम के बाद मेरी माँ जी की दुआएं हैं। तो उनके जाने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि कुछ कमी हुई है लाइफ में, और मैंने इतना स्ट्रेस छोड़ के उसी दौरान मैंने एक कैफ़े डिज़ाइन किया, वो एक नालायक लोगों के साथ, उसका मुझे लॉस हुआ। ऑफिस जहाँ था हमारा, वो बिल्डिंग जो ना वो डिमोलिश हो गई, तो उधर से मदर की डेथ हो गई। मैं मतलब समझे फाइनेंशियली काम के इमोशनल हर तरह से क्राइसिस में डाउन हो गया, और मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। प्रोजेक्ट 1-2 मैंने किए, आए भी, लेकिन वो अंदर से वो इनर साइड से निकल नहीं रही थी, क्योंकि मेरा आपको पता काम डिफरेंट होता है। तो बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कहते भी थे, मैं कहता यार अभी अंदर से बात बन नहीं रही, तो मैं कैसे करूं। तो वो चेहरे भी सामने आए जिन्होंने
मुझे जब मैं फेम और सारी हर चीज़ सेट थी तो वो वाह जी वाह, उनसे जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भी बताया कि असल चेहरा क्या है। और फिर मैं जो ना वो ज़्यादा अपने ना वो घर में रहना या छुप के रहना, मैंने जो टीम मेरी थी सारी, उन लोगों को मैंने थोड़ा सा खुद ही अवे किया कि आप लोग करो, मैं तो भी स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं परेशानी में हूँ तो मेरे साथ सब लोग जो ना पिसें। मुझे ये होता है कि चलो मैं तो हूँ ना, आप लोग करें। तो उस दौरान मुझे पता चला कि जब आपकी किसी को आपकी ज़रूरत होती है तो ओके, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो कोई क्या करता है तो वो चेहरे बहुत सामने आए। बिल्कुल ऐसा होता है और इंसान को और पता फिर मैंने चलता है। 2022 से 31 दिसंबर 1 जनवरी को मैंने ट्राइब्यूट की मदर को जन्नत से ऊपर फिल्म, उसके बाद फिर दोबारा से काम स्टार्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा वार्म आपने अप हो गया, ट्रिब्यूट पेश किया और वो काम कर गया। माशाल्लाह, ये आपकी माँ जी की दुआएं होंगी ऊपर से। बिल्कुल ऐसा होता है, जब इंसान मुश्किल में आता है तो तब पता चलता है कि दोस्त कौन था, और अपनों में छुपे जो दुश्मन होते हैं वो भी एक्सपोज हो जाते हैं, जो आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उमर, इस वक्त मेरे साथ ये वसीम साहब मौजूद हैं, मिस्टर एक्सक्यूज मी के नाम से आप भी इनको जानते होंगे। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में जनाब जो केबल पर चलती है, इनको सभी जानते हैं, उसके बादशाह हैं ये भाई। 50-60 एड्स ये कर चुके हैं। लेकिन उमर, आपने इनकी स्टोरी सुनी है कि जब ये 1 साल इनकी मदर की डेथ हुई, इनको काम नहीं मिल रहा था। मुझे ज़्यादा दुख इस बात का होता है, मैंने आपसे कहा ना कि मुश्किल हालात में उम्मीद कैसे पैदा की जाए। बहुत बुरा लगता है जब आपके अपने आपका साथ नहीं देते और आपको कह देते हैं कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। ये रवैया, ये माइंडसेट ऐसा क्यों है हम में, और आप ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे जो अभी इस माहौल में होंगे? मैं उनको मशवरा दूंगा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना माल उसरे युसरा, और फिर यही बार दोबारा रिपीट होता है। इस आयत का मतलब है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, बात भी नहीं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। और ये 2 मरतबा कंसेक्यूटिवली आती है, हम सब जो कुरान में पढ़ते हैं। तो अल्लाह हमें क्लियर डायरेक्शन दे रहे हैं कि जब तुम मुश्किल में हो, जब तुम गिरे हुए हो, तो मैंने उसके साथ कोई ना कोई आसानी लगाई हुई है। और अगर तुम ईमान रखते हो तो उम्मीद ना हारो। कुफर है उम्मीद हार जाना, तो बिल्कुल हमें बतौर फेथ लगाते हुए भी ईमान लगाना चाहिए कि क्या आसानी है। दूसरा देखें, आप ये देखें कि जब लोग कट जाते हैं, जब आप मुश्किल में आते हैं, और जब आपके जो इर्द गिर्द लोग देखें जो शैलो आपके साथ वैसे ही टाइम लगा रहे थे, आपको दोस्त लग रहे थे, लेकिन उन्होंने स्टैंड नहीं करना था, तो क्या अच्छा नहीं है कि ऐसा वक्त आए जिसमें वो कट जाए? क्या ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आए जहां आप अपने खर्चे कम कर लें? क्या अच्छा नहीं है कि आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आए जहां आप थोड़ा सा कंस्ट्रेंड हो? लेकिन इन तमाम की भलाई क्या होती है? इनकी भलाई ये हो सकती है कि हम इन कुदरत के रिदम की वजह से, प्रॉफिट लॉस, अच्छे हालात, बुरे हालात, अच्छे हालात, इनकी वजह से हम सबरे रहते हैं। अच्छा, हमारी बहुत सारी चीजें जिनको हम अटेंड नहीं करते अच्छे हालात में, उनको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट मैंने ये भी रीड किया है, जो ये सोचते हैं कि देखिए जिंदगी का तो पता नहीं है, जो कमा लिया वो खा लिया, जाहिर है किसके लिए जमा करें, अल्लाह ताला ने हमें भी यहाँ तक पहुँचाया, अगर हम अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला है ना, इसमें ये यकीन होना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने रेनी डेज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर जो कमा लिया वो खा लिया तो फिर बुरे वक्त में कोई आपका साथ नहीं देता। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हमारे यहाँ पे कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अगर हम किसी ऐसे मुल्क में हो जहाँ पर रियासत जिम्मेदारी ले ले, अगर आपकी नौकरी ना हो, अगर आप कल को ना कमा रहे हो आपके बच्चों के साथ, तो बहुत सारे ममालिक हैं जो कि जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो उसमें तो बिल्कुल ये एटीट्यूड चल सकता है। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में ये बहुत चैलेंज हो जाता है। अगर आपने कुछ सेव नहीं किया, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर यू विल स्ट्रगल, और फिर आपको औरों के पास जाना पड़ेगा जमा करने के लिए। तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला ये है कि आप अब देखिए, बुरे वक्त आए हैं, फिर दोबारा अच्छे वक्त आएंगे, तो एक तो बुरे वक्तों का इस्तेमाल करें, और बुरे वक्त में अगर आप अल्लाह के और करीब हो जाएं तो चीजें जल्दी बेहतर हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो स्ट्रेस से बाहर आते हैं नमाज के करीब जाके। बहुत शुक्रिया आपका उमर, थैंक यू सो मच फॉर योर। वाकई में अल्लाह ताला तो कहते हैं ना कि आपकी शहरक से भी करीब है, तो अगर आप उसकी बारगाह में बार बार पेश होंगे, उससे दुआ करेंगे, अपने मसाइल बयान करेंगे, बजाय इसके किसी इंसान के सामने करें कि जिससे आपको कभी ना कभी कोई बात भी सुननी पड़ सकती है, तो अल्लाह के करीब हो जाएं, वो वक्त भी जल्दी कट जाएगा और एक दिली इत्मीनान, सुकून आपको महसूस होगा। ये सारे मसाइल का हल है, मायूसी का हल है इस वक्त। जी वसीम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी बात को एक्सटेंड करूँगा। अल्लामा साहब की मैं सुन रहा था, वो कहते थे कि अल्लाह पाक जब किसी से नाराज़ होता है, दौलत नहीं छीनता, उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है।
तो ये चीज़ आपसे रेलिवेंट, अभी आप वही डिस्कस कर रहे थे कि बिल्कुल सम टाइम आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो ये भी एक फैक्ट है कि आप अल्लाह से जब दूर होते हैं तो अल्लाह अपने करीब करने के लिए भी आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है। जब आप परेशानी में होते हैं? हाँ मैम, एक तो ये है कि मैं अल्लाह पाक से ही हेल्प मांगता हूँ, और मैंने जब 2022 गुजारा, मेरी इवन देन फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस, किसी को नहीं पता कि मैं किस कदर स्ट्रेस में परेशान हूँ। लोग मिलते भी थे तो, लेकिन वो ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि मैं इनर साइड से कितना टूटा हुआ हूँ, कभी भी नेवर। उस वक्त किसने साथ दिया था? उस वक्त मेरी फैमिली ने मेरी सपोर्ट की, चंद फ्रेंड्स हैं उन्होंने सपोर्ट की, लेकिन यह है कि मेरी एक बचपन से आदत है कि मैं अपनी जो अंदर से परेशानी डिस्कस है ना, बताता नहीं, मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लोग जो ना वो अपनी परेशानी शेयर करके ना हैप्पी होते हैं। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो परेशान मायूस हो तो मेरे से शेयर करते हैं, उसको पता कुछ नहीं मिलेगा, इसकी जो मोटिवेशनल बातें हैं ना वो हमें जो ना वो सुकून दे जाएंगी। तो मैं ये सोच रहा था कि जो मुझसे उम्मीद लगाए हुए, अगर मैं इनको बता दूँ कि मैं टूट गया हूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये भी एक फैक्ट था, और दूसरा जो ना वो मैं अपनी अंदर की परेशानी किसी से शेयर ही नहीं करता। मुझे लगता है कि एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने अंदर रखना नहीं चाहिए। और अगर खास तौर पे वो लोग जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं, बिल्कुल वो ये सोच के परेशान होते हैं कि भाई पता नहीं ये इनको, अगर मैंने ऐसा कुछ बताया तो ये कैसा फील करेंगे, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होना चाहिए। एग्जैक्ट ऐसे। और ये फर्स्ट आपके शो में मैंने ये बताया कि मैं बहुत स्ट्रेस में था, लेकिन फाइनेंशियली क्राइसिस और ये सारा मैंने फर्स्ट टाइम शेयर किया। मुझे इतना भी वो एक मायूब सा लगता है। देखिए ना, वो वक्त गुजर गया, अच्छा वक्त आ गया। अब मुझे ये बताएं आपके प्लान्स अब क्या हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे ये कि अभी मैं 2 एड्स हैं जो कि बिल्कुल ऑन सेट है। एक अल शेफा चौक जी, एक फैशन बुटीक है टेलर्स का, वो बिल्कुल प्रेपरेशन हमने कर ली हुई सारी, उसकी जाके मैंने शूट करना है। अच्छा। उसके अलावा एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मैं जो कि बच्चों पे, और मैंने डिस्कस किया है मोबाइल वाला जिन। अच्छा, मोबाइल वाला जिन। उसमें जो ना मोटिवेशंस भी है बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, स्टडी को नहीं, ये भी है, और दूसरा फनी भी है। अच्छा। उसमें बल्कि आपको भी मैं एक कैरेक्टर की ऑफर करूंगा। मुझे कैरेक्टर भी ऑफर कर दिया जनाब। अब आप मुझे मॉर्निंग शो से हटके ना इनकी वेब सीरीज में भी देख लेंगे, बस ये भरमा रहे हैं। चले सोचते हैं आपके इस ऑफर के बारे में। मुझे ये बताइएगा, अभी वसीम के, अब ये जो छोटे दुकानदार होते हैं इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते हैं। अगर आप इनको प्रमोट करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो बजट आप लोगों का क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता क्या है? बिल्कुल, ये हर बंदा, सभी तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट कोई 50 to 60% लोग जो ना वो वायरल प्रोडक्ट या अच्छा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसे लोग नहीं मिलते। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जब उनसे मीटिंग हुई सारा, तो वो लो बजट के थे, लेकिन उन्होंने अच्छा बजट पे भी किया, उन्होंने किया, लेकिन वो कह रहे थे हम चाह रहे थे हम करना, लेकिन हमें आगे कोई मोटिवेट तो करे ना। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। एक तो लोगों का बजट कम है लोग, लेकिन एक क्लास वो भी है जो कि करना चाह रहे हैं लेकिन उनको आगे से वो चीज़ मिल नहीं रही। मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत लिटल सा बजट केबल तक थे, फिर उन्होंने टीवी सोशल मीडिया पे भी एड्स किए और अच्छे बजट में मैंने उनको अब मुझे ये बताएगा कि आप क्या चार्ज करते हैं उनको, फिर जब आपको पता हो कि इनका बजट भी लो है? मैं 100,000 लेता हूँ। अच्छा। जो ये दुकानदार और छोटे इन सब से, तो ये वो लोग थे जो कहते थे हम 20-25 हज़ार रुपये में। अच्छा, अगर वो 100 मतलब पूरे उस कंटेंट का या फिर सिर्फ अपना? उसमें डिफरेंट होता है। सम टाइम हम अगर जिंगल करवाते हैं वो अलग से होता है, उसमें यह है कि प्रोडक्शन का और फिर मेरे चार्जेस अलग से होते हैं, इस तरह आजू बाजू। तो उसमें यह है कि ये 100,000 वाले भी वो लोग जो कि कहते हैं हम 15-20 हज़ार से कभी ज़्यादा प्रोजेक्ट बनवाया नहीं, लेकिन आपसे हमने बनवा लिया क्योंकि हमें आपने मोटिवेट किया और हमने देखा कि इसका बेनिफिट है। तो बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि ज़ीरो से मैंने उनको किया, करने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन मैंने कोशिश की तो अब वो हिट है और उन्होंने काफ़ी ब्रांचेस बना लिया। अच्छा, और अच्छा खासा वो जो। तो मुझे ये बताइएगा, वो दुकानदार या वो इन्वेस्टर्स जो अभी सोच रहे हैं कि उनको कुछ थोड़ा सा प्रमोट करना है, वो आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो लो बजट वाला अगर कोई है तो फिर कितने में काम हो जाएगा उसका? बिल्कुल, वो जैसे क्वेरीज आएगी हम उसको करेंगे। फिर दूसरा ये कि हमारे पास ये भी डिपेंड करता है कि वीडियो किस तरह की होगी, क्या इक्विपमेंट चाहिए, बिल्कुल उस लिहाज से। एग्जैक्ट ऐसे। अभी मुझे यहीं पे 2-3 न्यू क्लाइंट्स की भी कॉल आई है, तो उनसे भी डिस्कस हुई, मीटिंग करनी है मैंने जाके। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये एनालिसिस निकालते कि ये क्लाइंट को क्या देना। जब आप कंटेंट रेडी करते हैं तो फिर आपके ज़हन में सबसे पहले जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है वो क्या, कौन से लोग होते हैं? मेरी होल पब्लिक होती है, क्योंकि मैंने देखना होता है बच्चों को भी,
यंग जनरेशन और बूढ़ों को भी, क्योंकि मेरे कंटेंट में सबसे जो पॉजिटिव वो ये होता है कि वल्गैरिटी नहीं होती। नहीं तो आप देखिए सोशल मीडिया पे फेम लेने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जिनमें मेल फीमेल भी हैं, लेकिन मैं अभी तक फैमिली से बाहर नहीं निकला। इवन देन मैंने एक ऐड किया था चावल और बुरहान चावल जैन आटा, उसमें आमना मलिक फिल्म स्टार मेरे साथ थी, तो उसमें वो एक डांस स्टेप थोड़ा सा ना ज़रा बोल्ड था, तो मुझे लिटरली मैसेज आ गया फीमेल्स का, उन्होंने कहा कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको ना अपनी पूरी फैमिली में, बच्चों में, बहन भाइयों में, मदर्स पेरेंट्स में बैठ के आपकी प्रोडक्ट देखते हैं और हम बड़ा इजी होते हैं। तो ये थोड़ा मुझे वल्गर लगा और मैं और कॉन्शियस हो गया, क्योंकि फैमिली आर्टिस्ट बनना सबसे मुश्किल है। वैसे आप कुछ भी ऊट पटांग करें, एक हफ्ते का फेम तो मिल जाएगा। मतलब ये है कि लो बजट के अंदर क्रिएटिविटी के साथ कुछ नया सोच कर लेके आना, इसको कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, जिस पर काम कर रहे हैं इस वक्त वसीम साहब, और इन्होंने टारगेट किया हुआ है अपनी ऑडियंस को और बड़े ज़बरदस्त एड्स बना रहे हैं जिनमें वल्गैरिटी भी नहीं है, मैसेज भी है, प्रमोशन भी है। यही वजह है कि इनको कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं मुझे, लेकिन उन्होंने ऑफ़र दे दी है मोबाइल वाला जिन, तो मैं सोचूंगी इस बारे में। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मज़ीद कामयाब हो, इसी तरह काम करते रहें, लोगों के दिल खुश करते रहें। और अब नाज़रीन हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे मुल्क में टैलेंट मौजूद है ना, उनको बिल्कुल आपसे मुतारिफ़ करवाएं और उनको वो तवज्जो, वो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जिसके वो मुस्तहिक हैं। अगर तालीमी मैदान की बात करें तो हर तालिब इल्म की ख्वाहिश होती है कि वो पोजीशन हासिल करें, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ती है और जिसने मेहनत की होगी लोहा वही मनवाएगा। और ऐसे एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल तो बच्चे ख़ास तवज्जो मांग रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों के हाथ में गैजेट्स हैं और बच्चे टाइम नहीं देते पढ़ाई को जितना उन्हें देना चाहिए, मोबाइल्स में खोए रहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा मेहनत करता है और अपने माँ बाप का फ़ख्र से सर बुलंद करता है तो बिल्कुल तारीफ़ का मुस्तहिक है। तो एक ऐसे बच्चे से हम आपकी मुलाकात करें जिन्होंने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में टॉप पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद शारिक नदीम ने साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की है। उन्होंने 1100 में से 1026 मार्क्स हासिल किए, जबकि उनके वालिद महकमे पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। होनहार शारिक को मैं शो में वेलकम करूंगी। शारिक बताइएगा कितनी मेहनत की है, कितने घंटे पढ़ाई की है, बता दें आज आप। देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। इतनी मेहनत होती है ज़रूर, लेकिन जैसे लोग समझते हैं कि एक पोजीशन होल्डर है तो हर वक्त ही पढ़ता रहता है, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा। एक टाइम आपको फ्रेम करना होता है उसमें, और ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के ऊपर कि आखिर वो कितने टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, क्या उसका माइंड किस तरीके से इस सब को प्रोसेस कर सकता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, बाकी सारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत करी थी और आप रिजल्ट बिल्कुल आप अल्लाह ताला पर छोड़ें। डांट पड़ी कभी कि पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे, या फिर आपके जो शौक हैं, पहले तो ये बता दें कि क्या शौक क्या है? क्रिकेट खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं, हॉबीज क्या है? मेरे थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ, वैसे मेरा क्रिकेट का शौक है, लेकिन इवेंचुअली इंटरमीडिएट के बाद काफ़ी जो कि डिफिकल्ट हो जाता है टाइम निकालना। मेरा जो कि आर्ट का काफ़ी शौक है, मैं आर्ट बनाता भी हूँ और इसके साथ साथ मेरा थोड़ा वीडियो एडिटिंग की भी तरफ है, काफ़ी मैं वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी बहुत करता हूँ। बाकी फिलहाल मैं जाहिर सी बात है कंप्यूटर साइंस में, तो प्रोग्रामिंग ही हमें अक्सर करनी पड़ती है। तो कभी अम्मी से डांट पड़ी है कि पढ़ाई को लेके, या फिर कभी मौका ही नहीं दिया? पड़ती है, काफ़ी पड़ती है, क्योंकि हमें सेक्रीफाइसेस स्टडी के लिए करनी पड़ती हैं। वो कहती हैं कि तुम घर वालों के लिए टाइम नहीं निकालते। अच्छा। मैनेज करना पड़ता है। तो ये एग्जाम्स में कुदरत मेहरबान हुई है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि काम बन गया, या फिर बराबर की मेहनत भी थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, आप कॉन्सेप्शनल स्टडी करो, आपको हर चीज़ के बारे में इल्म हो जो आपकी किताबों में है। आपको डिफिकल्टी होगी नहीं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहा है। मैंने इवेंचुअली अपने वर्डिंग में जो कि जितने भी आंसर्स लिखे हैं, अच्छा, कोई ऐसे नोट्स यूटिलाइज नहीं किए। सिंध ने भी आपके लिए किसी मतलब इनाम की आपको पेशकश की है? मिल गया इनाम? मिलेगा भी? जाएंगे या होके आ गए?
जी कल मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बुलाया था, 2:30 बजे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो कि चेक जो कि दिया है अब्बू के नाम, और बाकी उनका बहुत बहुत जो कि इसमें रोल है। जितनी उन्होंने मेरी हेल्प करी इंटरव्यू के लिए भी, एसएसपी ने जो मुझे कॉल भी की, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो शारिक मुझे ये बताएगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप उसका पॉजिटिव यूज़ किस तरह करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा बताएगा। वो बच्चे जो आपको देख रहे हैं किस तरह बैलेंस लेके आते हैं, कितने घंटे खेलते हैं आप, कितने घंटे पढ़ते हैं? देखिए ये इवेंचुअली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाह रहे हैं। कभी कभार आपका मूड नहीं होता तो फिर सही है आप ना यूटिलाइज करें। वैसे आपको कम से कम जो कि मेरे ख्याल से 4 to 5 आवर्स तो देने चाहिए फॉर स्टडी इन अ डे, तो कम से कम आप इतने दें। और बाकी डिपेंड करता है बिल्कुल स्टूडेंट के ऊपर, और यूट्यूब एक बहुत अच्छी सोर्स है, आप उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आप 1 घंटे में नहीं हासिल कर पा रहे, 10 मिनट्स में आप एनिमेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू आराम से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, प्लान्स क्या? अब इंटरमीडिएट तो आपने कर लिया, कंप्यूटर साइंस में किया है, इसके बाद क्या आगे सोच क्या रहे हैं अपने लिए? जी तो मेरा जो कि जैसे मैंने कहा भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे लिए काफ़ी जो कि ऐसी फील्ड है जिसमें मेरा जो कि आए हैं, और इसके अलावा जाहिर सी बात है और भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं कंप्यूटर के अंदर, डेवलप होगा इंटरेस्ट, हमारा जो कि कोर्सेज भी आएंगे। इंशाल्लाह मेरा यही है कि मैं पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ। अच्छा, बहन भाई आपके कितने हैं, क्या आप उनको पढ़ाते हैं घर पे? मेरी जो कि एक बहन है जो कि अभी फर्स्ट ईयर में, अभी जो कि काफ़ी मुश्किल होता है उसको टाइम निकालना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेमेस्टर एंड होंगे तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा उसको पढ़ाने का, तो इतनी मुश्किल नहीं है मैं उसको। अच्छा, अभी आपने इंटरमीडिएट में तो माशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, अभी आपने आगे एडमिशन ले लिया है या फिर कोई कोर्सेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? मैं अभी जो कि फिर वक्त बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब शारिक फाइनली आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आजकल आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो काम नहीं करने चाहिए वो करके, मतलब गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, पढ़ाई को उस तरह टाइम नहीं देते हैं, उनको आप मैसेज क्या देंगे? देखिए मैसेज यही है कि जिसको जो कि कदर होती है चीज़ की वो तो इवेंचुअली समझ पाता है। मेरे ख्याल से पेरेंट्स का भी रोल है, उन्हें भी मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, और मेरे ख्याल से बच्चों को चाहिए कि वो खुद भी थोड़ा बहुत ट्राई आउट करें इन चीज़ों में, उनको इवेंचुअली मज़ा भी आएगा। ऐसा भी नहीं है स्टडी में काफ़ी बोरिंग होती है, आप एनिमेशंस के थ्रू जाएंगे, बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा इन चीज़ों में। और एक वीक टफ होता है, एक वीक आपको टफ लगेगा, लेकिन आप जैसे ही रूटीन बना लेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इवेंचुअली स्टडी पर ज़्यादा आपको फोकस होगा देन गेमिंग और अदर प्लेटफॉर्म। कीप शाइनिंग। बहुत शुक्रिया शारिक, ऐसे ही मेहनत करते रहें, अपने पेरेंट्स का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद करते रहें, नाम रोशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आगे बढ़ेंगे नाजरीन, अब आपको सितारों की दुनिया में लिए चलते हैं, और इस वक्त हमें सारा ज्वाइन कर चुके हैं, और सारा अच्छा उनसा शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा आज कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं? सिचुएशन जो करंट है मुल्क में, मुआशी तौर पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले मुझे बताइए, क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का कह दिया गया है, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या देख रही हैं पाकिस्तान में स्पेशली? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सैरिश। और क्रिप्टो करेंसी की जहां तक बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक दफा प्रेडिक्शन की थी क्रिप्टो करेंसी की, तो आज भी यही आ रहा है। देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है इस मामले में। तो ज्यादा कुछ लोग जो हैं वो इतने ज्यादा इमोशनली इससे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपना सारा पैसा जो है लगा देते हैं, तो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है, कभी विन भी कर सकते हैं, कभी वो उनको नुकसान भी हो सकता है। तो उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, कोशिश करें कि बहुत देखभाल कर इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करें। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो सकता, तो ये अनएक्सपेक्टेड सी है, इसमें कोई चांस लेने वाली बात है। सही। अच्छा, अब मुझे उनसे ये भी बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन है करंटली, अब आगे इंशाल्लाह बजट भी आने वाला है जून में,
तो हालात पहले से बेहतर होंगे या महंगाई और बढ़ जाएगी? मुआशी तौर पर पाकिस्तान में क्या सिचुएशन रहने वाली है? अच्छा, फिलहाल तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर एम्परर का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड है। तो फिलहाल मुझे स्टेबिलिटी तो नजर नहीं आ रही, अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं। महंगाई में, इकोनॉमी में चीजें कुछ बेहतर होंगी, फिर दोबारा से डाउन जाएंगी, तो इस तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, जो हायर अथॉरिटीज हैं, यानी कि हुकूमत जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी जब तक बजट नहीं आता। और अगर हम बजट की बात करें तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो चीजें थोड़ी बजट के बाद चीजें बेहतर होंगी। यहाँ पर जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ, हुकूमत की कोशिश है कि पब्लिक को जो है वो रिलीफ दिया जाए, और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत खुशी होगी बजट देखकर पब्लिक को। सही। अच्छा, रिकंसिलिएशन की बहुत ज़रूरत है, आपस में कंसेंसस डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात की जाए, ये कंसेंसस डेवलप होता आप देख रही हैं या फिर इम्पॉसिबल है? ओके, बहुत अच्छी आपने बात की है। और यहाँ पर देखें, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, गवर्नमेंट की भी बात करें तो इनसिक्योरिटीज बहुत है, फियर्स बहुत है। हर कोई रिकंसिलिएशन से डरता हुआ नजर आ रहा है। हर किसी ने अपने आप को एक हॉल में बंद किया हुआ है। हर किसी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो चाहते हैं कि हर कोई उन पे आए, अब उनकी शर्तें मानी जाएं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मानी जाएं, उसके बाद जो है वो रिकंसिलिएशन पे बात होगी। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, हर कोई चाहता है कि उसको फेम मिले और उसकी बात मानी जाए। दरमियानी रास्ता पॉसिबल है या नहीं? दरमियानी रास्ता व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो दरमियानी रास्ता निकलता हुआ तो नजर आ रहा है। चलें जी, इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, अल्लाह करे ऐसा कुछ हो जाए और जल्दी हो जाए। अब हॉरोस्कोप उनसा जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज बुर्ज हुमल के लिए पार्टनरशिप नजर आ रही है, किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। जॉब की अगर जरूरत है, जॉब के लिए परेशान है तो किसी दोस्त से मदद ले सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर से मदद ले सकते हैं। रिश्ता भी आ सकता है। टॉरस वालों के लिए सेविंग करने की जरूरत है, पैसा आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं तो पैसों को थोड़ा बचत कीजिए। जेमिनाई वालों के लिए पेशेंस रखिए, किसी भी काम में अगर आपकी रुकावटें, डिलेज होते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे शादी हो, चाहे जॉब, बिजनेस, पेशेंस आपने रखना है। कैंसर वाले जो हैं, शादी होती हुई नजर आ रही है। कैंसेरियंस वालों के लिए गुड न्यूज है, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद है लियो वालों को कुछ खुशी मिलती हुई नजर आ रही है, हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही हैं। और लियो के बाद है जनाब वर्गो वाले ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, अपनी सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली नींद का आपने बहुत पूरी नींद लेनी है ताकि आप काम कर सकें। वर्गो के बाद है लिब्रा वालों के लिए भी शादी की सिचुएशन बन सकती है। अगर किसी के साथ नाराजगी है, कोई डिवोर्स व सेपरेशन है तो रिकंसिलिएशन हो सकती है। स्कॉर्पियो वालों के लिए भी शादी का सीजन नजर आ रहा है, हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है, इसी के साथ रिकंसिलिएशन हो सकती है। बिजनेस में पैसे बहुत ज्यादा स्कॉर्पियो खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। सेजिटेरियस वाले कोई क्रिएटिव काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हफ्ता यानी कि आने वाला टाइम जो है सेजिटेरियस के लिए बहुत मसरूफियत वाला नजर आ रहा है, ट्रैवलिंग पर भी जा सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वाले थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं, हो सकता है कि अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर या कोई रिश्ता आया हुआ है तो उनके माइंड में कंफ्यूजन आ सकते हैं। एक्वेरियस वाले जो है उनके पास पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, कोई फाइनेंशियली कोई लेन देन इस हफ्ते काफी रहेगी, बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग्स नजर आ रही हैं। पाइसेस वाले ट्रैवल करें तो उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भी काम करें मुस्तकिल मिजाजी के साथ कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच उनसा। और आज भी मुझे आपका हॉरोस्कोप सुन के लग रहा है कि शादियों का सीजन ऑन है। जो ये सोच रहा है वो तैयारी जनाब भरपूर तरीके से करे। उनसा ने बता दिया कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो थैंक यू नाजरीन, होप सो कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।
दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।